बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 डिलीवरिंग नर्सिंग केयर के जो हैं वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस तरह के हमने पहले लीडरशिप के एमसीक्यूज जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज हम चैप्टर 3 को जो है वो थोड़ा सा देखते हैं कि चैप्टर 3 में क्या कौन कौन सी चीजें जो है वो हमसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है, अ नर्स इज कंसिडरिंग एम्प्लॉयमेंट एट अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। यानी एक नर्स है वो कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर रही है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी के अंदर, दैट हैज अ फंक्शनल नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, और वहाँ का जो डिलीवरी सिस्टम है, जो केयर का सिस्टम प्रोवाइड करने वाला है, वो कौन सा है, फंक्शनल नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम। नोइंग दिस द नर्स कुड एक्सपेक्ट दैट, मतलब अब नर्स को पता है कि जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ उनका सिस्टम जो है वो फंक्शनल नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम है। तो फंक्शनल नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि हर एक पर्सन को हम उसका रोल जो होता है वो असाइन कर देते हैं, यानी हर पर्सन ने अपना काम जो है वो करना है। ठीक है, तो इसको जानते हुए अब नर्स क्या चीज वहां पे उस डिपार्टमेंट में एक्सपेक्ट करेगी। पहला ऑप्शन हमारे पास है कि ईच आरएन वुड कोऑर्डिनेट केयर फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट, कि हर आरएन है वो क्या करेगी, आपस में कोऑर्डिनेट करेगी, या आरएन जो है वो टोटल केयर प्रोवाइड करेगी, या आरएन वुड पास मेड्स यानी मेडिसिन वगैरह देगी सारे क्लाइंट्स को। वन आरएन, वन एलपीएन एंड अनलाइसेंस असिस्टेड पर्सनल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आता है कि वन आरएन वुड पास मेड्स फॉर ऑल द क्लाइंट्स ऑन अ यूनिट। यानी हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन करेक्ट आएगा कि एक जो आरएन है उसका काम ये होगा कि वो सारे डिपार्टमेंट की जो मेडिसिन है वो करेगी। ठीक है, दूसरी जो है वो वाइटल साइन चेक करेगी। तो फंक्शन जो है वो क्या किए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ का डिलीवरी सिस्टम जो है वो कौन सा है, फंक्शनल है। इस तरह से सबका जो है वो अलग अलग फंक्शन है या सबका अलग अलग रोल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ नर्स सजेस्ट आर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसिडरिंग एडॉप्शन ऑफ अ प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल। आपने प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल जो है ना वो आपने लीडरशिप की बुक के अंदर से जो है वो रीड किया हुआ है। तो उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन किया हुआ है कि आपने बेनिफिट्स बताने हैं, प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्लाइंट एक्सप्रेस ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट जो है वो ग्रेटर सेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा बताता है, या इट इज लेस एक्सपेंसिव, ये लेस एक्सपेंसिव है। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल लेस एक्सपेंसिव किस तरह से होता है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो जो इंपॉर्टेंट आरएन होती है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, और जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो अनलाइसेंस प्रैक्टिस को जो असिस्टेंट पर्सनल्स होते हैं उनको दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर इज फैसिलिटेटेड, यानी कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर जो है वो इसके जरिए हम कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर किस तरह से कि अगर आरएन जो है वो अपना काम करती है, उसके बाद जो दूसरे अनलाइसेंस्ड कह लें या लाइसेंस्ड प्रैक्टिस एलपीएन वगैरह होते हैं वो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से केयर की जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, और लीडरशिप इज वेल एक्सपेक्टेड जो डेल्टा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स है वो हमारे पास चलता है बीटा और चार्ली। ठीक है, बीटा और चार्ली जो है वो टीम नर्सिंग या आप कह लेंगे प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल जो है उसके हमारे पास बेस्ट जो है वो बेनिफिट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट वुड मोस्ट लाइकली बी सिलेक्टेड फॉर केस मैनेजमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा क्लाइंट जो है वो केस मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा हम जिसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी लीडरशिप की बुक के अंदर भी मेंशन है कि हमने केस मैनेजमेंट के लिए किस पेशेंट को सिलेक्ट करना है जिसका ज्यादा जो सर्जिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अमाउंट में हॉस्पिटल्स के अंदर पाई जा रही हो। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा जो है वो अप्रोप्रिएट होती है कि हम उसको जो है वो केस मैनेजमेंट में स्टडी करें। तो हमारे पास जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ओल्डर एडल्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, उनको जो हिप रिप्लेसमेंट का चांसेस होता है। ठीक है, तो उसका जो केस है वो हम ज्यादा अच्छे से जो है वो स्टडी करते हैं। केस मैनेजर में हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हिप रिप्लेसमेंट वाले केस को। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास मोस्ट ज्यादा वॉल्यूम में आया जाने वाला केस है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको प्रेफर करते हैं। फोर्थ वन वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड बी वेल सूटेड टू यूज ऑफ अ नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे। इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो ज्यादा सूटेबल है, हमने नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे को सर्च करना है या हमने नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे को स्टडी करना है।
तो नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे के अंदर हम उस तरह के केसेस जो होते हैं वो स्टडी करते हैं जिनके अंदर हम कॉन्टिन्यूसली असेसमेंट कर सकें, इंटरवेंशन कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है, जिनको हम कॉन्टिन्यूसली असेस कर सकें, ठीक है। तो अब फॉरेन ऑब्जेक्ट इन एयर, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ईयर के अंदर चला गया, ठीक है, तो ईयर के अंदर वो थोड़ी देर बाद निकल जाएगा, ठीक है, ना तो हम उसकी कॉन्टिन्यूस असेसमेंट कर सकते हैं, ना उसके ऊपर कोई कॉन्टिन्यूस इंटरवेंशन हो सकती है। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये भी ट्रीटेबल है। अब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है जो कि काफी अरसा जो है वो टाइम लेती है, ठीक है, हमारे से, तो इसको जो है वो हम इतनी जल्दी रिकवर नहीं ये करती, ठीक है, तो हम इसके लिए जो है वो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट करते हैं, कॉन्टिन्यूस इंटरवेंशन करते हैं, कॉन्टिन्यूस ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्रिटिकल पाथवे के लिए जो है ट्रैक करना जरूरी होता है कि क्लाइंट ने कितनी प्रोग्रेस की है, और हम ये किस तरह ट्रैक करते हैं, असेसमेंट के थ्रू, इंटरवेंशन के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू या आउटकम्स के थ्रू, ठीक है। तो हमारे लिए जो मोस्ट सूटेबल केस है यहाँ वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वन वाला एमसीक्यू है कि द नर्स इज डेवलपिंग अ क्रिटिकल पाथवे फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो आपने कंपोनेंट्स जो थे वो सिलेक्ट करने थे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो क्रिटिकल पाथवे है ना, जब तब डिवेल्प किया जाता है जब उसके लिए कुछ हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटकम्स हों, ठीक है। और एक्सपेक्टेड आउटकम्स किस चीज के लिए हों, कोई भी हमने मेडिकल डायग्नोसिस किया है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ स्टे, यानी जब हमें पता हो कि हम तब क्रिटिकल पाथवे डेवलप करते हैं जब हमें पता हो कि ये जो पेशेंट है इसका इतना लेंथ ऑफ स्टे जो है वो एक्सपेक्टेड है, कि इसका ये मेडिकल डायग्नोसिस है, ठीक है, इसका ये हमने ट्रीटमेंट प्लान बनाया हुआ है, तो इसकी वजह से इसको इतनी देर हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो जब एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ स्टे हमारे पास होता है तो हम फिर उसके लिए जो है वो क्रिटिकल पाथवे डेवलप करते हैं। इसके अलावा पेशेंट आउटकम्स, यानी जब हमें डायग्नोसिस का पता होता है कि पेशेंट है जो है वो इतनी देर तक रहना है, फिर इसके लिए ये जो है वो इसकी आउटकम्स आ सकती हैं, तब हम क्रिटिकल पाथवे डेवलप करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ स्टे, पेशेंट आउटकम्स और मेडिकल डायग्नोसिस, ये तीन ऑप्शंस जो है वो इसकी करेक्ट हैं। ये चीजें हमें पता हो तो फिर हम जो है वो क्रिटिकल पाथवेज को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 वाला है कि स्टाफ नर्स इज वर्किंग विद द पेशेंट हु इज इन अ क्रिटिकल पाथवे फॉर एजुकेशन इन प्रिपरेशन फॉर होम केयर, यानी एक स्टाफ नर्स है वो एक पेशेंट को जो है वो प्रिपेयर कर रही, उसके ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है, और उसका जो है क्रिटिकल पाथवे हमने पहले से जो है वो डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। अब उसने होम केयर के लिए उसको तैयार करना है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नर्स सबसे पहले एड्रेस करेगी, ठीक है। तो असेसमेंट, आपको पता है कि नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, असेसमेंट करना, ठीक है। तो असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हम हिस्ट्री लेते हैं क्लाइंट की, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है वो इकट्ठी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नर्स को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन द क्लाइंट एंड फैमिली, यानी ये जो क्लाइंट और फैमिली की इन्फॉर्मेशन है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो असेसमेंट जो है वो सबसे पहला स्टेप आता है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास 7th वन वाला है कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स एसेंशियल टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट के लिए जो की एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारे पास जो की एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्रिटिकल पाथवेज को स्टैब्लिश करना सबसे पहला, ठीक है। कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस थीम, उसके लिए जो प्रैक्टिस थीम है उसको आपने डेवलप कर लिया कोलैबोरेशन के साथ। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप करना, और क्वालिफाइड नर्सेज, केस मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं वो डेवलप करना। तो ये सारे जो है हमारे पास की एलिमेंट्स होते हैं केस मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8th वाला एमसीक्यू के स्टाफ नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद टोटल अकाउंटेबिलिटी, यानी एक स्टाफ नर्स है वो केयर कर रही है क्लाइंट की जो कि अकाउंटेबल है, यानी जवाबदेह है अपने सारे एक्शंस के लिए, एंड इज इन कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट, और वो क्लाइंट के साथ जो वो कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेशन भी कर रही है, फैमिली के साथ भी कर रही है, फिजिशियन के साथ भी कर रही है, और जो दूसरे हेल्थ मेंबर्स हैं उनके साथ भी जो है वो कम्युनिकेशन कर रही है। तो ये नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम जो है वो कौन सा नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्टाफ नर्स है, वही जो पूरा जो सारा क्लाइंट है उसकी जो है वो उसकी टोटल केयर जो है उसको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और उसके सारे कामों के लिए जो है वो अकाउंटेबल भी है। तो जब एक नर्स जो है वो पेशेंट को टोटल केयर प्रोवाइड कर रही होती है तो उसको हम कहते हैं टोटल पेशेंट केयर। अल्फा ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आएगा। ये इस तरह का, ये बेसिकली ओरिजिनल मॉडल है नर्सिंग केयर डिलीवरी का, जिसमें सिर्फ एक आरएन होती है और वही रिस्पॉन्सिबल होती है पेशेंट केयर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करने के लिए, ठीक है। टोटल पेशेंट केयर यहाँ पे हमारे पास जो है वो अल्फा ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है हाई वॉल्यूम मैटरनिटी यूनिट यूजेस डिफरेंशियल प्रैक्टिस, एक हाई वॉल्यूम मैटरनिटी यूनिट है जो कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो है इसके स्टाफिंग मॉडल के लिए यूज कर रहा है। अब अगर आप न्यू ग्रेजुएट के तौर पर इसमें गए हैं तो आप क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है कि आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो गाइड करती है जी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को। क्लाइंट टीचिंग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या सीनियोरिटी जो है वो मेन डिटर्मिनेशन है, या इनिशियल लेवल ऑफ प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी लिमिटेड। यानी अब यहाँ पे आपके पास एक हिंट था न्यू ग्रेजुएट एम्प्लॉयड, यानी आप न्यू जो है वो भी ग्रेजुएट हो गई हैं, ठीक है। तो न्यू ग्रेजुएट जो होता है उसके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। जब लिमिटेड एक्सपीरियंस होगा तो जो प्रैक्टिस का लेवल होगा वो भी लिमिटेड होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस लिमिटेड है तो लेवल ऑफ प्रैक्टिस भी लिमिटेड है, इसके लिए जो न्यू ग्रेजुएट एम्प्लॉयड हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा चार्ली। 10th वाला हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है, व्हेन वुड द क्रिटिकल पाथवे नीड टू बी रिवाइज्ड, कब जो है वो क्रिटिकल पाथवे को रिवीजन की जरूरत होती है, ठीक है। व्हेन इट बिकम्स टू लॉन्ग, जब हम बहुत देर तक क्रिटिकल पाथवेज को डेवलप कर लेते हैं, या कोई मेंबर रिटायर हो जाए, या क्लाइंट जो है हॉस्पिटल छोड़ जाए। व्हेन द वेरिएंस शो अ न्यू ट्रेंड, यानी हमें जो है अपने क्रिटिकल पाथवे की तब जरूरत होती है जब भी कोई वेरिएंस जो है, यानी वेरिएंस में कुछ कोई भी चीज जो है वो आ सकती है, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल कंडीशन है, उसकी इंटरवेंशन हमारी चेंज हो गई हैं, हमारे कुछ कह लें कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं, कुछ भी। जब भी वेरिएंसेस जो है चेंज होने वाली चीजें, उन्होंने एक न्यू ट्रेंड जो है वो अराइव किया, तो हमें अपना अपना क्रिटिकल पाथवे भी जो है वो चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो हम अपना क्रिटिकल पाथवे चेंज कर लेते हैं। और क्रिटिकल पाथवे हमने पहले भी पढ़ा था कि डिटरमाइन होता है किस चीजों से, मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन से, इंटरवेंशन से, एंड लेंथ ऑफ द स्टे से, पेशेंट कितना जो है वहां पे स्टे करता है। तो जब इन चीजों में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है इस चीज में, तो फिर हमें भी जो है वो अपना क्रिटिकल पाथवे थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर 3 के एमसीक्यूज थे जो आज हमने कवर किए हैं। होप सो आपके लिए ये थोड़े हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।